हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में। यानी सबसे पहले जब हमने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया तो हमने उन्हें कैसे क्लासिफाई किया। अब एक वर्ड आया एलिमेंट। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यानी एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके सारे एटम एक जैसे होते हैं। अब अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ कॉपर यूटेंसिल्स हैं और कुछ आयरन नेल्स हैं। जो ये कॉपर यूटेंसिल्स हैं वो एक सेम तरीके के एटम्स के बने हुए होंगे, और जो आयरन नेल्स हैं ये एक अलग तरीके के एटम्स के बने हुए होंगे। यानी कि कॉपर के एटम्स एंड आयरन के एटम्स दोनों ही एटम्स हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होंगी, और ये बनेंगे हमारे एलिमेंट्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं कितने। तो जब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट, कितने एलिमेंट्स हैं, इसका आंसर है 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 94 आर नेचुरली अकरिंग। यानी 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं, और बाकी के एलिमेंट्स को हमने लैब में सिंथेसाइज किया। तो इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बट सबसे पहले एक पिक्चर देखिए। आपको एक पिक्चर दिखेगी, इस पिक्चर में कुछ ऑड लग रहा है आपको। बिल्कुल आपने सही सोचा, इस पिक्चर में सब चीजें बिखरी हुई हैं, और ऐसे बिखरे हुए कमरे को अगर हम देखते हैं ना, ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड कमरे को अगर हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि चीजों को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर दें तो देखा आपने, जो कमरा था, जो रूम था, वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। और ऑर्गेनाइज्ड रूम को स्टडी करना बहुत ईजी है, इसीलिए हम करते हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। क्योंकि जब हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन मेक्स द थिंग ईजियर। अब इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो इस पिक्चर में भी आपको दिखेगा कि क्लासिफिकेशन कितना इजी हो गया। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन। द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हम एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिसाइड करते हैं, और एक बार हमने एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो उसके बाद हम उस ग्रुप को स्टडी करते हैं। आप एक ग्रुप को स्टडी कीजिए, आप सारे एलिमेंट्स को स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से अटेम्प्ट्स थे। सबसे जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन का, वो बहुत सिंपल था। उन्होंने क्या किया, द ग्रुपिंग ऑफ देन नोन एलिमेंट्स व्हिच वाज अबाउट 30 इनटू टू ग्रुप्स कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब 30 एलिमेंट्स हैं तो उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गए हमारे मेटल्स और ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स। सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन। अब क्या प्रॉब्लम है ऐसे क्लासिफिकेशन में? प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेटर नॉन मेटल्स और मेटल्स के अलावा मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, और मेटलॉइड्स इस क्लासिफिकेशन में फिट ही नहीं हो पाए। तो फिर ये क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया, और इसके बाद आए बहुत सारे अटेम्प्ट्स, फॉर्मलाइज्ड अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से अटेम्प्ट्स थे। जब हम फॉर्मल अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट 1817 में आता है, जो डॉबर्नियर द्वारा किया गया, एंड इन्होंने दिया द डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसके बाद 1866 में न्यूलैंड ने एक और लॉ दिया, दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉलोइंग दिस 1869 में आया एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एंड देन इन 1923 आया हमारा द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। However, in today's session, we are going to discuss the Dobernier's law of triads and the Newland's law of octaves. तो चलिए स्टार्ट करते हैं Dobernier's law of triads. Dobrnier triad. J.W. Dobrnier
एक जर्मन केमिस्ट थे एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु फॉर्म्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने दिया द लॉ ऑफ ट्राइड्स। इनका जो लॉ था इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड he arranged the elements with similar properties into groups having 3 elements each। 3 मतलब ट्राइड, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को हम लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइड्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं डॉबर्नियर्स ट्राइड्स के। अब डॉबर्नियर जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर इनके मासेस का एवरेज कैलकुलेट किया जाए दैट विल फॉर्म द मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो चेक करते हैं ये किस तरीके से होता है। सो लिथियम का मास वाज 6.9 प्लस पोटेशियम का मास इज 39। एवरेज इज डिवाइडेड बाय 2 which will be equal to 45.9 divided by 2 which is around 23, 22.9 which is around 23, that is the mass of sodium. The same law is applicable in this triad also. In fact, the same law is applicable on all the triads which were made by Daubernier. इसीलिए इसे कहते हैं Dauberniers law of triads. अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, find the atomic mass of bromine if chlorine, bromine and iodine form a Dauberniers triad. ये क्वेश्चन आपने करना है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि ड्रॉबैक्स। अब अगर Dauberniers लॉ ऑफ ट्राइड्स इतना अच्छा था तो आज हम इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि Daubernier के कुछ ड्रॉबैक्स थे। इनका फर्स्ट ड्रॉबैक था that not all elements discovered at that time can be grouped in sets of average। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर्ड थे उन सब के ट्राइड्स बनाना was practically impossible। The second is only 3 sets of triads were identified। सिर्फ 3 ही ट्राइड्स आइडेंटिफाई हो पाए। That was the second major limitation। The next task for you is find out which of these groups form Dauberniers triads। ये सारे एलिमेंट्स जो उस समय डिस्कवर्ड थे, आपको इसमें से Daubernier के ट्राइड्स निकालने हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये दिया था J.A. रायना न्यूलैंड ने। ही वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? ये लॉ कहता है दैट the classification of elements in the increasing order of their atomic masses into group of 8 elements called octaves। Octaves like the notes of music। तो इन्होंने बताया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे उनके मासेस के हिसाब से, so every 8th element will repeat the physical and chemical properties of first element। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। न्यूलैंड compared his law of octaves to the 7 notes of music। जैसे हमारे जो इंडियन 7 नोट्स हैं, दैट इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद हम वापस सा पे आ जाते हैं। ऐसे ही न्यूलैंड ने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं, इफ यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन। दैट इज 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट से बिल्कुल रिजेंबल करेंगी। एंड दिस लॉ वाज, दैट्स व्हाई नेम्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब अगर ये लॉ इतना अच्छा था तो हम इसको आज क्यों नहीं फॉलो करते? यानी कि इसकी भी कुछ कमियां थी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो आइए अब हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशंस को देख लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका फर्स्ट लिमिटेशन था दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम। कैल्शियम मतलब लाइटर एलिमेंट्स। तो ये लॉ जो था इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो ये लॉ इतना रियडली उन पे एप्लीकेबल नहीं था, एंड दैट फॉर्म्स द फर्स्ट लिमिटेशन। द सेकंड इज सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट फैमिलीज। मतलब एक जैसे एलिमेंट्स को
अलग अलग प्लेस कर दिया। पर इससे तो क्लासिफिकेशन का जो क्रक्स था वही फेल हो गया, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब था कि हम एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस करेंगे ताकि उनको इजीली स्टडी कर सकें। बट यहां पर आयरन हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट रोज। Isn't it a limitation? Yes, obviously. So it formed the second limitation of Newland's law of octaves. The third one is some elements having different properties were placed in the same rows like cobalt and nickel having different properties are placed along with fluorine, chlorine and bromine. So अलग-अलग properties वाले elements को एक साथ place कर दिया, which again becomes a drawback. The last limitation was noble gases. Noble gases were discovered later and made the law irrelevant. क्योंकि बाद में डिस्कवरी हुई, बट इनको भी तो कहीं ना कहीं हमें अपने टेबल में अरेंज करना पड़ेगा। बट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें वो स्कोप ही नहीं था कि हम नोबल गैसेस को उसके अंदर इनकलकेट कर सकें, एंड दैट फॉर्म्स द फोर्थ लिमिटेशन। सो हमने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, फिर आया द लॉ ऑफ ट्राइड्स, फिर आया द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखते हैं आपका टास्क। सो आपका जो टास्क है वो है लिस्ट डाउन द रीजंस एज टू व्हाई डॉबर्नियर्स एंड न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स failed to make an impact in the world of science. That's your task. So that's all for today. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.